एनिमल वायरसेस दो तरीक़ा के पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डीएनए वायरसेस, मतलब जो वायरस उसके जीनोम में डीएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए वायरसेस। और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी डीएनए हो सकता है, या फिर जो वायरस के अंदर में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है तो उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए वायरस। ये डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द पॉजिटिव या फिर नेगेटिव स्ट्रैंड के ऊपर ही हम लोग बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ आरएनए वायरस इट इज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए वायरसेस के बारे में, और डीएनए वायरस के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। तो स्मॉल पॉक्स वायरस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस दो तरीक़ा के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं HSV1 और HSV2। ये HSV1 जो वेरिएंट है वो हम लोग के माउथ लिप ब्लिस्टर कॉज करते हैं, और HSV2 हम लोग के जेनिटल और रेक्टम ब्लिस्टर्स कॉज करते हैं। फिर आता है हम लोग के एप्स्टीन वायरस, जो हम लोग को मोनोन्यूक्लियोसिस दैट इज़ ग्लैंडुलर फीवर देता है। जैसे ग्लैंडुलर फीवर मतलब है कि ये वाला पिक्चर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ग्लैंड बहुत ही डायलेट किया हुआ है, ग्लैंड फुला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्स्टीन वायरस, बिकॉज ये एप्स्टीन वायरस के लिए ग्लैंडुलर फीवर कर देता है, मोनोन्यूक्लियोसिस करता है। As a result of which, Epstein virus also causes Burkitt lymphoma. Burkitt lymphoma एक तरीका का लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो हम लोग इम्यून सिस्टम में पढ़े थे, लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो है वो जो इम्यून सेल्स क्रिएट कर रहा है इम्यून सिस्टम तैयार करने के लिए शरीर में, तो वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स को जब कोई कैंसर आ गया, जब लिम्फेटिक ऑर्गन्स लिम्फेटिक सिस्टम में जब कैंसर आ गया, तब हम लोग बोलते हैं बर्किट लिम्फोमा। और हॉजकिंस डिजीज़ जो है वो लिम्फोसाइट्स में कैंसर करते हैं, मतलब WBC जब कैंसरस हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं इसको हॉजकिन डिजीज। नेक्स्ट टाइप इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक काइंड ऑफ वायरस है, जो HPV 16 और 18 का वेरिएंस होता है। ये यूजुअली हम लोग के जेनिटल ट्रैक्ट्स में हम लोग का अटैक करता है। फिर आते हैं वेरी फेमस एडेनो वायरस। एडेनो वायरस हम लोग के बायोटेक्नोलॉजी के बहुत ही जीन थेरेपी पे बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं 50 डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ एडेनो वायरस पाया गया है, जिसमें से 2 स्ट्रैंड को हम लोग मॉडिफाई करते हैं और यूज़ करते हैं जीन थेरेपी के बारे में। आप जीन थेरेपी नहीं जानते हो, अगर आपको पढ़ना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो जीन थेरेपी के बारे में। एडेनो वायरस एक तरीका का वायरस है जो हम लोग के कॉमन कोल्ड प्रोड्यूस करता है। फिर आते हैं T2T4 लैम्डा बैक्टीरियोफाज। T2T4 जो है वो आपका इवन बैक्टीरियोफाज कहलाता है। लैम्डा बैक्टीरियोफाज को हम लोग जीन थेरेपी में वेक्टर के हिसाब से करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी आपका लैम्डा फाज बहुत इस्तेमाल किया गया है। और ये है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो हम लोग के लिवर को इन्फेक्ट करता है, इट इफेक्ट्स द लिवर, क्योंकि जब भी ये वायरस आता है तो हर वक्त ये लिवर को अपना होस्ट बना के उसमें वो ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है। बट इसका रेप्लिकेशन जो है, ये हेपेटाइटिस वायरस का जो रेप्लिकेशन है, ये ध्यान रखिए हम लोग हेपेटाइटिस वेरिएंट बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेपेटाइटिस बी का जो ये वेरिएंट है जो लिवर में जो रेप्लिकेट कर रहा है, उसका रेप्लिकेशन थोड़ा दूसरा और जितना डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस है उससे रेप्लिकेशन का थोड़ा डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अभी एडेनो वायरस के लाइफ साइकिल बारे में पढ़ेंगे। जितना सारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसको देख देख के एक एक लेकर हम लोग उसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, बिकॉज लाइफ साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो ये देखिए, ये है एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एडेनो वायरस। एडेनो वायरस में ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन इसको नेकेड कहला गया है। क्यों नेकेड है? क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो ऐसे ही घूम रहा है उसके कैस्पिड के अंदर, तो उसमें कोई न्यूक्लियर एनवेलप का जैसे नहीं है जो डिफरेंट और भी दूसरे वायरसेस में पाया जाता है। तो एडेनो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नेकेड है, उसके ऊपर ये एक आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, और उसके ऊपर प्रोटीन्स है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। स्पाइक प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन से बने रहते हैं। एडेनो वायरस जब एक होस्ट को अटैक करता है, ये एक होस्ट है, होस्ट के ऊपर रिसेप्टर्स रहता है जिसके नाम है CAR, कार फैमिली रिसेप्टर।
दैट इज सिस्टीन एस्पर्टिक प्रोटीएज। सिस्टीन एस्पर्टिक प्रोटीएज एक तरीका का रिसेप्टर है जो हम लोग के होस्ट सेल के ऊपर पाया जाता है। तो ये स्पाइक प्रोटीन स्कार रिसेप्टर्स को पहले वो रिकॉग्नाइज करता है, फिर स्पाइक प्रोटीन्स बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये स्पाइक प्रोटीन्स रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज किया, उससे अटैच किया और फिर वो इंजेक्ट हो जा रहा है होस्ट के अंदर by internalization by receptor mediated endocytosis। फिर जब once it is entered into the cytoplasm of the host cell, उसको अब क्या करेगा, वो फिर उसको और भी उसको मॉडिफाई करेगा, उसका स्ट्रक्चर को और भी मॉडिफाई करेगा। तो घुसा, फिर वो पहला चीज़ जो है वो न्यूक्लियस में घुसेगा। न्यूक्लियस के घुसने का आगे वो अपना कैप्सिड जो है वो डिग्रेड कर देगा और खाली जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा। और न्यूक्लियस के अंदर जब वो घुस गया तो न्यूक्लियस में देखिए यहाँ पर वो ट्रांसलेशन करेगा। न्यूक्लियस के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही करेगा। कैसे करेगा, पहला चीज़ है जो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन में वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अर्ली एमआरएनए फॉर्म कर रहा है जो इन टर्न ट्रांसलेशन करके प्रोटीन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे E1 प्रोटीन प्रोडक्ट। और भी वो दो चीज़ें फॉर्म कर रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे E4 और E3 प्रोटीन प्रोडक्ट। ये E1 प्रोटीन प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूसर के जैसे एक्ट कर रहा है और E3 और E4 जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ये देखिए यहाँ पर है सेंट्रल डॉगमा। देखिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या है कि डीएनए फिर से अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। ये देखिए सेंट्रल डॉगमा के हिसाब से डीएनए रेप्लिकेट्स इटसेल्फ टू फॉर्म मोर कॉपीज ऑफ वायरस, बिकॉज इसको ग्रो करना है, इसको रेप्लिकेट करना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए E3 और E4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये प्रोटीन प्रोडक्ट फॉर्म किया, कुछ देखेंगे एमआरएनए जो अर्ली एमआरएनए है वो लेट एमआरएनए में चले जाता है। और लेट एमआरएनए मतलब है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर्मेशन मतलब है प्रोडक्शन ऑफ पेंटोज और हेक्सोज जो फिर से वापस जाता है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में वो कैप्सिड बनाता है। तो कैप्सिड जब बनाएगा वो प्रोटीन प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है, अपना कैप्सिड बनाता है। फिर वो सब वायरसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी में चले जाता है जहाँ पर वो लोग अपना स्पाइक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। फिर वो लोग साइटोप्लाज्म से होस्ट सेल से बाहर निकल जाता है। तो यही है आपका द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एडेनोवायरस। तो पहले जो हम लोग बोल रहे थे कि रेप्लिकेशन जो हो रहा है, तो रेप्लिकेशन जो है आप देखे थे पहले ही, तो रेप्लिकेशन करने का टाइम में आप ये एडेनोवायरस का बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें एक स्ट्रैंड 55 किलो डाल्टन टर्मिनल प्रोटीन से अटैच्ड हो जाता है। एक स्ट्रैंड 55 किलो डाल्टन की टर्मिनल प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, अगर हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर ले तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ये रहा, ये जो शेडेड पोर्शन है ये इसको हम लोग बोलते हैं 55 किलो डाल्टन प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन जो हो रहा है, अभी हम लोग दिखा रहे हैं रेप्लिकेशन के फिनोमेना न्यूक्लियस के अंदर। तो 55 किलो डाल्टन प्रोटीन के साथ जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो पहले डीएनए पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन के लिए मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज आता है। फिर 80 किलो डाल्टन एक प्रोटीन जो है, डिफरेंट वायरसेस के क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक 80 किलो डाल्टन की प्रोटीन फिर ऐड हो जाता है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन व्हाइल इट इज टेकिंग प्लेस। फिर जो वायरस है वो पहला वाला स्ट्रैंड को टेम्पलेट पकड़ के 80 किलो डाल्टन प्रोटीन को फिर वो सिंथेसाइज करता है। तो क्या हो गया, ये जो 55 किलो डाल्टन प्रोटीन है तो ये क्या हो गया, देखिए ये ऐसे करके स्प्रेड कर गया क्योंकि 80 किलो डाल्टन प्रोटीन अभी उसका जगह ले रहा है। उसका जगह जब 80 किलो डाल्टन प्रोटीन ले रहा है तो ये जो 55 किलो डाल्टन का ये स्ट्रैंड है वो तो हट जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, देखिए ये एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है जिसके पास 55 किलो डाल्टन और 80 किलो डाल्टन की प्रोटीन दोनों ही है। और ये भी चीज़ भी याद रखिएगा कि 80 किलो डाल्टन की प्रोटीन जो है वो हर वक्त ऑपोजिट साइड में से सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, चलिए ये जो 55 किलो डाल्टन का जो स्ट्रैंड रह गया है
वो अभी एक पैन हैंडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इसलिए एडेनोवायरस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पैन हैंडल लाइक डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पर एक पैन का जैसे एक ये और भी मॉडिफाई करेगा अपना स्ट्रक्चर को और यहाँ पर बॉन्ड्स क्रिएट करेगा। ये रहा 55 किलो डाल्टन का प्रोटीन। फिर से ये पैन हैंडल स्ट्रक्चर फिर से रेप्लिकेट करेगा जहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, 80 किलो डाल्टन प्रोटीन आएगा, फिर वो सिंथेसाइज होगा, फिर वो ये एक स्ट्रैंड क्रिएट करेगा डबल स्ट्रैंड 55 और 80 किलो डाल्टन का। फिर ये वाला नंबर 1 वाला प्रोडक्ट और ये वाला नंबर 2 प्रोडक्ट अब ये 80 किलो डाल्टन को क्या करेगा, हटा देगा। 80 किलो डाल्टन विल गेट क्लीव्ड और ये देखिए फिर वो नेटिव स्ट्रक्चर में वापस चला जाएगा, क्योंकि वायरस का जो स्ट्रक्चर है क्या है, वायरस का डीएनए का रेप्लिकेशन का नेटिव स्ट्रक्चर तो यही है 55 किलो डाल्टन के साथ एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर देखिए ऐसे करके ये फिर से ये सब 3 और 4 और 5 जितना ज़्यादा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो प्रोड्यूस कर दे रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया फिर वो कैप्सिड फॉर्मेशन करेगा और फिर ईआर गोल्गी को जाएगा, फिर वो स्पाइक प्रोटीज करेगा, फिर से वो बाहर निकल जाएगा और पूरा बॉडी को वो इन्फेक्ट कर देगा। तो यही रहा अपना स्मॉल जिस्ट अबाउट एडेनोवायरस लाइफ साइकिल। यहाँ पर जो हम लोग प्रोटीन फॉर्मेशन किए थे अर्ली एमआरएनए के बाद जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है उसका क्या क्या इंडिविजुअल फंक्शन है वो चलिए पढ़ लेते हैं अभी। सो E1 जो है वो 2 तरीका के होते हैं, E1A और E1B। सो E1A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग अदर एडेनोवायरस प्रोमोटर्स रिजल्टिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द अर्ली जीन्स। तो अर्ली जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो E1A संभाल रहा है, उसके साथ वो एडेनोवायरस के प्रोमोटर को एक्टिवेट कर रहा है। E1B प्रिवेंट कर रहा है सेल का लाइसिस होने से, प्रोटीएज भी है, लाइसिस करने से वो प्रिवेंट कर रहा है, वो रेप्लिकेशन के लिए हेल्प कर रहा है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहा है। इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम लोग कहलाते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। एमसीक्यू में आ भी सकता है, तो ध्यान रख के एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आ भी सकता है गेट में। E2B यहाँ पर जो है वो एडेनोवायरस डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस करता है। ये E2B डीएनए सिंथेसिस करता है, रेप्लिकेशन ये करता है, ट्रांसक्रिप्शन ये करता है। और फाइनली यहाँ पर देखिए E3 जो है वो ब्लॉक्स अ सिग्नल दैट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स नॉर्मली एडवर्टाइज ऑन देयर सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स। ऐसे करके सिग्नल ब्लॉक करने के लिए हेल्प करते हैं बाय द E3 प्रोटीन। और E4 प्रोटीन हेल्प करते हैं ऑन्कोजेनेसिस में, क्योंकि एडेनोवायरस जो है वो कैंसर कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर E4 प्रोटीन प्रोडक्ट जो ऑन्कोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। आपका लाइफ साइकिल ऑफ द हेपेटाइटिस बी, यहाँ पर देखिए कि ये है एक हेपेटाइटिस बी का स्ट्रक्चर। हेपेटाइटिस बी लेकिन स्फीयरिकल है, उसका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मटेरियल है वो एक न्यूक्लियर कैस्पिड के अंदर पाया जाता है, वो नेकेड डीएनए नहीं देता है जैसे एडेनोवायरस में है। वो ये देखिए यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर डीएनए है। एनटीसीपी के साथ एक मेम्ब्रेन है जहाँ से वो एंटर करता है, और once it is entered inside the particular host cell inside the host वो एंडोजोम फॉर्म करता है। ये जो न्यूक्लियर मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो हम लोग के यहाँ पर हेपेटाइटिस बी में सर्कुलर जैसा मिलता है। सो ये देखिए ये है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जिसमें हम लोग इसको पहले पॉलीमरेज रिएक्शन करवाएंगे, फिर रिपेयर करवाएंगे, फिर क्रोमोटाइजेशन करवाएंगे, फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है डिफरेंट एमआरएनए पार्टिकल्स में। ये देखिए ये है डिफरेंट एमआरएनए पार्टिकल, प्री जेनोमिक एंड प्री कोड एमआरएनए और सब जेनोमिक एमआरएनए। फिर उसका ट्रांसलेशन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कैप्सिड फॉर्म करता है, पॉल फॉर्म करता है, HBX फॉर्म करता है। फिर इसका पैकिंग होता है और सिंथेसिस होता है, फिर इसका वायरन असेंबली होता है, फिर वो सरफेस एंटीजन के साथ अंदर घुस जाता है और फिर वो निकल के बाहर आ जाता है होस्ट सेल से। तो यही है इंटायर प्रोसीजर फॉर हेपेटाइटिस बी लाइफ साइकिल। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 2 तरीका के होते हैं। एक होता है 5X174 विच इज़ अ फेमस बैक्टीरियोफाज दैट इन्फेक्ट्स E. coli।
और होता है एडेनो एसोसिएटेड वायरस। एडेनो एसोसिएटेड वायरस खुद से ग्रो नहीं कर पाता है, इसको हर वक्त हेल्पर का ज़रूरत रहता है। तो एडेनो वायरस एक्ट एज ए हेल्पर टू हेल्प दिस एएवी टू ग्रो। आरएनए जो है हम लोग के पास पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंडेड और नेगेटिव सेंस स्ट्रैंडेड एनिमल वायरसेस है। नेगेटिव स्ट्रैंड में वी हैव इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स, मम्स और रेबीज। तो इस नेगेटिव स्ट्रैंड में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा के लाइफ साइकिल। इन्फ्लुएंजा 3 फॉर्म के रहता है, इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी, जिसमें से इन्फ्लुएंजा ए बहुत ही कॉमन है, बी का आउटब्रेक थोड़ा स्पोरैडिक है और सी बहुत ही कम पाया जाता है, इसका स्ट्रेन बहुत ही कम पाया जाता है। और ये रहा आपका इन्फ्लुएंजा का स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर। ये देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर के अंदर आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए आरएनए पॉलीमरेज PB1, PB2 और PA आर द टाइप्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इनसाइड द इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस एक आउटर लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, उसके पास एक मैट्रिक्स है और एक आयन चैनल है जिसको हम लोग बोलते हैं M2, मैट्रिक्स प्रोटीन है M1 और ये एक हेमोग्लूटिन और न्यूरोएमिनिडेज Na और Ha आर द स्पाइक प्रोटीन्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन्स, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहलाते हैं। तो यही हुआ आपका लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लुएंजा। ऑल्सो वी मिस्ड आउट वन पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोकैस्पिड प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोकैस्पिड प्रोटीन भी मिलता है। चलिए, हम लोग जो बोले हैं आरएनए पॉलीमरेज मेडिएटेड है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बहुत सारा टाइप में होता है। वो होता है PB1, PB2 और PA। तो ये स्लाइड आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर कर देगा, क्योंकि यहाँ पर सब जितना सारा पार्ट्स है, जितना सारा कंपोनेंट है इन्फ्लुएंजा स्ट्रक्चर के अंदर, वो सब का फंक्शन दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला है PB1। PB1 ट्रांसक्रिप्टेज के हिसाब से काम करता है, जिसका फंक्शन है इलोंगेशन के लिए। PB2 as a transcriptase for a cap binding. PA as a transcriptase for a protease activity. फिर HA और NA जो है हम लोग को वो हीमोग्लूटिन और न्यूरोएमिनिडेज जो है ये होता है स्पाइक प्रोटीन, जो हम लोग के रिसेप्टर से अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। फिर उसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन है जिसको हम लोग कहते हैं NP, जिसका काम है आरएनए बाइंडिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ द वायरल आरएनए। और हम लोग M1 और M2 भी देखे थे, जिसको हम लोग कहलाते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन 1, जो मेजर कंपोनेंट ऑफ वायरन है, और मैट्रिक्स प्रोटीन 2 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो आयन चैनल में हेल्प करता है। NS1 और NS2 जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो हेल्प करता है आरएनए ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। और NS2 का फंक्शन अभी तक पता नहीं है। देखिए, ये है इन्फ्लुएंजा वायरस का लाइफ साइकिल। ये रहा इन्फ्लुएंजा वायरस। पहला चीज़ है वो बाइंड करता है अपना स्पाइक प्रोटीन के साथ। स्पाइक प्रोटीन बाइंड करता है सैलिक एसिड के रिसेप्टर के ऊपर, होस्ट के रिसेप्टर के ऊपर सैलिक एसिड है, उसके साथ पहले वो बाइंड करता है, वो इंटरनलाइज करता है, एंडोसोम फॉर्मेशन करता है। ये रहा एंडोसोम फॉर्मेशन। फिर आफ्टर एंडोसोम फॉर्मेशन ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये एंडोसोम का जो pH है वो एसिडिक में चले जाता है। और जब एसिडिक में चले जाता है क्या होता है, उसका जो कोटिंग है वो हट जाता है, उसका अनकोटिंग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिक सा कैटेगरी है जो हम लोग बोलते हैं pH डिपेंडेंट फ्यूशन एंड अनकोटिंग। तो वंस अनकोटिंग इज डन, जो आपका जो आरएनए है वो हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, वो वायरल आरएनए इंसर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर वो वायरल आरएनए दो चीज़ करते हैं, इधर इट गोज़ फॉर ट्रांसक्रिप्शन और सम द आरएनए गोज़ फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन टाइम में पहले वो cRNA पॉजिटिव हो जाता है, फिर वायरल आरएनए नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, फिर इसका असेंबली होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेनी होता है, फिर वो चले जाता है बडिंग सिस्टम में, या फिर देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में जब होता है वायरल mRNA पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है, फिर वो एक्सपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लोस्पोरिन A, और फिर NS1 के साथ प्रोटीन सिंथेसिस करता है और डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाता है। क्या बनाता है, HA बनाते हैं, NA बनाते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन 2, 1 दोनों ही बनाता है, पॉल्स बनाता है, NP बनाते हैं। और जो HA, NA और M2 है वो बडिंग
के लिए डायरेक्टली चले जाता है विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी पाथवे, और जो M1 पॉल्स और NP है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर से इम्पोर्ट हो जाते हैं अंदर न्यूक्लियस में, अंदर में विद द हेल्प ऑफ दिस साइक्लोस्पोरिन A. They again enter back into the nucleus and they help in formation of the progeny viruses and they help in budding, जो बाहर निकल के डिफरेंट इन्फ्लुएंजा वायरस तैयार करते हैं. तो यही हुआ आपका ओवरव्यू अबाउट द इन्फ्लुएंजा लाइफ साइकिल. पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए. पॉजिटिव स्टैंडर्ड वायरसेस हम लोग बोलते हैं पोलियो वायरस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. उसके साथ वी कैन हैव कोरोना वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग के कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, उसको हम लोग कहलाते हैं पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. उसके साथ हेपेटाइटिस A और C जो है वेरिएंट, जो हम लोग हेपेटाइटिस B पढ़े थे कुछ पहले, वो तो डीएनए है. उसके न्यूक्लियस में उसका जेनेटिक मटेरियल जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. लेकिन इसमें ये वाला जो है हेपेटाइटिस A और C वाले वेरिएंट, उस पर पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है. और अलॉन्ग विद इट वी हैव टोबैको मोजाइक वायरस. तो ये देखिए, ये है एक पोलियो वायरस के स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल. पहले हम लोग पढ़ेंगे है क्या पोलियो वायरस का कहाँ पर ये अटैक करता है. पोलियो वायरस हर वक्त हम लोग के बॉडी के इंटेस्टाइन में अंदर अटैक करता है. तो पोलियो वायरस का ये देखिए, ये फिर से एक स्फीयरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन है जो स्पाइक प्रोटीन के जैसे एक्ट करता है. ये जो आरएनए है वो एक वायरल कैप्सिड एक अंदर में है, वो ऐसे घूमता नहीं है साइटोप्लाज्म में, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ है. ये आपका शेल है, ये रहा आपका मेम्ब्रेन. तो चलिए हम लोग पहले अब आ जाते हैं इसका लाइफ साइकिल देखते हैं. ये देखिए, अब ये वायरस जब अटैक करता है इंटेस्टाइन के ऊपर, पहला चीज़ ही है कि वो अटैच हो जाता है मेम्ब्रेन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटेस्टाइन के ऊपर, वो अटैच हो जाता है. फिर वो पोर मेडिएटेड पेनिट्रेशन करता है, अंदर घुस जाता है. फिर वो पहला चीज़ जो है पॉजिटिव स्टैंडर्ड आरएनए तैयार करता है. और पॉजिटिव स्टैंडर्ड जब तैयार करता है, आरएनए तैयार करता है, फिर वो IRES मेडिएटेड ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स फॉर्म करता है. क्या क्या प्रोटीन करता है? P1, P2 और P3 प्रोटीन फॉर्म करता है. सो ये प्रोटीन जो फॉर्म किया, कुछ प्रोटीन क्या करेगा, होस्ट ट्रांसलेशन शट ऑफ करता है. मतलब क्या है कि वो ये पर्टिकुलर ह्यूमन का इंटेस्टाइन है, वो उसको हाईजैक कर लेता है. ह्यूमन इंटेस्टाइन का फंक्शनिंग उसका प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करने देता है. ह्यूमन इंटेस्टाइन को वो हाईजैक करके अपना खुद का प्रोटीन बनाते रहता है. तो यही है, होस्ट ट्रांसलेशनल शट ऑफ कर देता है और न्यूक्लियर पोर शट ऑफ कर देता है. और फिर वेसिकल फॉर्मेशन के बाद रेप्लिकेशन करने के हेल्प करता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव mRNA तैयार करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, कुछ फिर से पॉजिटिव mRNA फिर से प्रोटीन सिंथेसिस करता है, या फिर कुछ चले जाता है एक्सोसाइटोसिस करके बाहर चले जाते हैं, या फिर कुछ लाइसिस में चले जाते हैं. तो यही हुआ आपका इंटायर पोलियो वायरस का लाइफ साइकिल.